एक ऑटो ड्राइवर गोपाल अपनी ऑटो लेकर शहर की तरफ सवारी लाने जा रहा था। तभी सामने पुलिस बैरियर के पास 5 पुलिस वाले खड़े होकर आने जाने वालों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सुबह से अभी तक उनके हाथों में एक भी मुर्गा नहीं फंसा था। तभी ड्राइवर गोपाल ऑटो को जैसे ही सामने ले जाता है तो उसके ऑटो को 5 पुलिस वाले रोक लेते हैं और उनमें से एक बड़े मूंछों वाला पुलिस कांस्टेबल चिल्लाते हुए ड्राइवर गोपाल का शॉर्ट पकड़कर ऑटो से बाहर खींचता है और कहता है 10,000 निकाल, क्योंकि तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। ऑटो ड्राइवर गोपाल कहता है कि सर, मैंने कौन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, मुझे ज़रा बताएंगे। तो उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि या तो जुर्माना भर, वरना तुम्हें हमारे साथ थाने में चलना पड़ेगा। अब गोपाल जैसे उस थाने का नाम सुनता है तो उनसे कहता है कि मैं जुर्माना नहीं भरूं, मुझे उस थाने के अंदर ही ले चलो, क्योंकि उस थाने के अंदर उसकी पत्नी, जिसका नाम था सुमन, 2 दिन पहले उस थाने के अंदर उसकी पोस्टिंग हुई थी और गोपाल ने अपनी पत्नी को हंथोड़ चलाकर पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया था। तो उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी उसकी मदद करेगी और पूछेगी कि कौन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद गोपाल बेखौफ होकर उस थाने के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद एक कुर्सी पर उसको बैठा दिया जाता है। इधर जो डीएसपी मैडम थी, वह फोन पर किसी से कहने लग रही थी कि इस तरह से जानकारी निकालने की कोशिश मत करो, किसी को जरा सा पद क्या मिल गया, तुम लोग सब जगह पर ऐसे ही यूज करने लगे, मेरे नाम को आइंदा मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इस तरह की फटकार वह फोन से किसी को लगा रही थी। उसके बाद डीएसपी मैडम वहां पर आती है और कांस्टेबल से पूछती है कि इसको क्यों पकड़ कर लाए हो। उसके बाद कांस्टेबल बताता है कि इसने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और यह जुर्माना देने से मना कर रहा है। अब इसके बाद लखन आशा भरी निगाहों से अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराकर देख रहा था, लेकिन तभी उसकी पत्नी कहती है कि अगर यह जुर्माना नहीं दे रहा है तो इसका ऑटो जब्त कर लो, इसको यहाँ से भगा दो। इस बात को गोपाल जैसे ही अपनी पत्नी के मुंह से सुनता है तो एकदम हैरान और परेशान सा हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी को उसने ऑटो चलाकर पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया था और उसकी पत्नी ने आज उस ऑटो को ही बंद करने के लिए बोल दिया था, जिस ऑटो की वजह से वह डीएसपी बनी थी। अब इसके बाद गोपाल मायूस हो जाता है और कविता की तरफ सूखी सी आंखों से देखने लगता है। उसके बाद उसकी पत्नी हवलदार से कहती है कि जल्द से जल्द इसे यहाँ से निकालो और इसके होठों को जब्त कर लो, कल आकर यह कोर्ट से छुड़ा लेगा। अब गोपाल इसके बाद उस थाने से भारी कदमों के साथ, उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मायूसी थी, धीरे धीरे चलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। वह रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि जिस दिन कविता को मैंने पढ़ाना लिखा चालू किया था तो उस दिन तो ये बड़ा कहा करती थी कि इतने में किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल न करूं, उतने दिन ही तो मेहनत कर लो, उसके बाद तुम्हें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भारी कदमों के साथ इन सभी बातों के बारे में सोचता हुआ अपने घर पहुंचता है और वहां जाकर अपनी मां को पूरी बात के बारे में बताता है। वह कहता है कि मां, कविता तो इतना बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया और मेरा ऑटो भी जब्त कर लिया, जिसों को चलाकर मैंने उसे डीएसपी बनाया था। अब इस बात को जैसे उसकी मां सुनती है तो कहती है कि बेटा, तुम्हें वह दिन तो याद होगा जब सुमन की शादी तुम्हारे साथ हुई थी और उसके तीसरे चौथे दिन ही इसने बोल दिया था कि तुम लोगों ने हामी भरी है, मुझे पढ़ाने लिखाने की और मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। उस टाइम पर परिवार की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उस समय भी इसने जबरदस्ती हमसे की थी पढ़ने लिखने के लिए। अब इस बात को सोचकर दोनों माँ बेटे काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इधर जो गोपाल का बेटा था, वह अपनी दादी के साथ ज्यादा खेला करता, क्योंकि उसकी माँ को पढ़ाई लिखाई से फुर्सत ही नहीं थी और इसी वजह से वह दादी को सबसे ज्यादा लाड किया करता था। वहीं पर उसके साथ खेला कूदा करता और उसी के साथ ज्यादातर रात को सोया करता। जो सुमन थी, वह सरकारी क्वार्टर में वहीं पर रहा करती थी जहां पर उसका ऑफिस था, क्योंकि ऑफिस से घर की दूरी काफी ज्यादा थी और उसे वहां पर क्वार्टर मिल हुआ था, तो वह उसी क्वार्टर के अंदर रहा करती थी। अब दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुमन वेट कर रही थी कि वह आएगा और आकर कोर्ट से हंथों को छुड़ाने के लिए कागज बनवा के लाएगा। उसके बाद सुमन इंतजार करती रहती है, लेकिन जो गोपाल है वह वहां पर अपने हाथों को छुड़वाने के लिए नहीं आता है। इस बात को देखकर सुमन को बड़ा ही गुस्सा आता है और वह गुस्से से भरी हुई सीधा अपने घर जाती है। गोपाल के पास वहां जाकर देखती है जो उसकी सास है उसके बालों की चंपी कर रही है और गोपाल वहीं पर नीचे बैठा हुआ है और गोपाल का बेटा वहां पर खेल रहा है। दोनों का किसी का भी उस बेटे की तरफ ध्यान नहीं था, वह अच्छी तरह से खेल रहा था। अब इस बात को देखकर वह खामखा ही अपने पति और अपनी सास पर भड़क जाती है।
कहती है कि तुम लोगों को बच्चे संभालने भी नहीं आते, इस तरह से बच्चे संभाले जाते हैं, अगर इसको कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेवार रहेगा। उसके बाद गोपाल अपनी पत्नी की तरफ देखता है और उसे कहता है कि यह तुम क्या कह रही हो, बच्चे संभालने नहीं आते। अब तक ये जितना भी बड़ा हुआ है उतना मैंने ही इसको बड़ा किया है और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि बच्चे को किस तरह से संभाला जाता है। तुम इसके बारे में ना ही बोलो तो ही अच्छा है। अब जैसे ही गोपाल के मुंह से यह बात सुमन सुनती है तो एकदम से उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम ऑटो को लेने के लिए क्यों नहीं आए, मैंने सारा इंतजाम कर दिया था और तुम वहां पर नहीं पहुंचे टाइम पर। अब इस बात को सुनकर गोपाल कहता है कि तुम्हें इतनी ही पड़ी थी तो उस दिन थाने में ही यह मना कर दिया होता कि इसके हाथों को जत ना किया जाए और इसने कोई भी गुनाह नहीं किया है और मैंने असलियत में भी कोई गुनाह नहीं किया था। कहीं तुम ये सोचने लगे कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठा रहा था। तुम असलियत को तो निकाल सकती थी, क्योंकि तुम बड़ी अधिकारी हो तो असलियत तो तुम्हारे सामने आ ही सकती थी। अब इसके बाद सुमन उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम लोग गुमवार हो और तुम क्या जानो किस तरह से ड्यूटी की जाती है, और मेरे बच्चे को भी तुम अच्छी तरह से नहीं संभाल सकते। ऐसा कहकर वह अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां से उसके बच्चे के सारे सामान को पैक करती है और जाते हुए कहती है कि मुझे अब तुम जैसे गंवार के साथ नहीं रहना और मैं कहाँ तक अपनी बुद्धि को खराब करूंगी। तुम लोगों से जबान लड़ाकू लोग तो इसी तरह से जबान लड़ाने के लिए यहाँ पर बैठे हो। गोपाल कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यह अच्छा लगता है तो वैसा ही करो। लेकिन उसका जो बेटा था 7 साल का, वह बार बार अपनी दादी की तरफ उंगली कर रहा था और कह रहा था कि दादी मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मुझे पापा और तुम्हारे साथ ही रहना है। क्योंकि जो सुमन थी उसने कभी भी अपने बच्चे को लाड प्यार से नहीं रखा था, वह तो केवल पढ़ाई की ओर ध्यान दिया करती थी। अब इसके बाद सुमन उसका हाथ पकड़कर और उसकी तरफ घुरतेज है जहां पर वह रहा करती है। अब इसके बाद सुमन लड़ाई करके वहां से चली गई थी। अब जैसे ही यह बात सुमन के माता पिता को पता चलती है तो वह लोग सुमन को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और सुमन, जो कि अपनी वर्दी के घमंड में थी, वह कहती है कि मुझसे कोई भी नाता रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो उसके माँ बाप हैं वह भी उससे बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। इधर जो उसका भाई था वह भी कहता है कि बहन, यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन वर्दी के घमंड में वह उसको भी उल्टा सीधा सुना देती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। जो सुमन है वह अपने बच्चे को घर पर रखा करती है और एक फुल टाइम मेड उसने रख रखी थी बच्चे की देखभाल करने के लिए। तभी एक दिन के समय जो उसकी मेड थी वह बच्चे को लेकर मार्केट आई हुई थी और इधर उस लड़के की दादी भी वहां पर आई हुई थी कुछ सामान को खरीदने के लिए। और जैसे ही वह 7 साल का बच्चा अपनी दादी को देखता है तो अपनी मेड के पास से हटकर सीधा अपनी दादी को जाकर लिपट जाता है। इधर मेड जैसे ही देखती है कि बच्चा कहाँ गया तो वह उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। वह दादी के पास आता है, उसकी आंखों में आंसू थे और कहता है कि दादी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना। मम्मी तो एक गंदे से अंकल के साथ रहती है और वह लोग मुझे कभी कभी पीट भी दिया करते हैं। अब जैसे इस बात को उसकी दादी सुनती है तो वह कहती है कि बे तुम क्या कह रहे हो, मम्मी किस गंदे अंकल के साथ रहती है। तो वह बताता है कि गंदे से अंकल मम्मी के घर पर आते हैं और वह पूरा दिन भर भी रहते हैं, कभी कभी जब छुट्टी का टाइम होता है, लेकिन रोज शाम को जरूर से आते हैं और मम्मी और वह अंकल मुझे पीटते हैं अगर मैं नहीं सोता हूँ तो, और उसके बाद मैं सोने का नाटक कर लेता हूँ और मम्मी और वह गंदे अंकल घंटों तक बैठकर आपस में बातें करते हैं और जोर जोर से हंसा करते हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर मैं अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा रोता हूँ और मुझे अब मम्मी के पास नहीं रहना। इतनी ही देर में सुमन की मेड भी वहां पर आ जाती है और उस बच्चे को उस बूढ़ी महिला से बात करते हुए देख एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। वह मेड उसे खींचने लगती है, लेकिन वह कहता है कि मुझे मम्मी के पास नहीं रहना, मुझे दादी और पापा के पास रहना है। उसके बाद दादी उस मेड से कहती है कि कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, जो भी सामान तुझे खरीदना है वह खरीद ले, इतनी देर में इसी के साथ बैठी हुई हूँ। अब इसके बाद दादी का भी बहुत ज़्यादा मन था कि वह अपने पोते को अपने साथ ले जाए, लेकिन वह मजबूर थी क्योंकि उस मेड ने उससे कहा था कि मेरी मालकिन ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि यह बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। अब इस बात को सुनकर वह अपने पोते को समझाती है, कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुझे अभी अपनी मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा और हम लोग किसी दिन आएंगे और तुझे अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा कहकर वह उस लड़के को समझाकर उस मेड के साथ भेज देती है और उसके बाद वह अपने घर आ जाती है।
उनके दिमाग में यही बातें चल रही थी जो उस छोटे से बच्चे ने उन्हें बताई थी कि उसके बेटे की बहू इस तरह का कृत्य भी कर रही है। अब ये बात आकर वह अपने बेटे को बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे बताना पड़ता है। वह अपने बेटे को पूरी कहानी के बारे में बताती है। कहती है कि पोता मिला था और वह ऐसे कह रहा था कि कोई गंदे अंकल है, वह उसे पीटा करते हैं। उसके बाद एक दिन छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन बिना बताए जो गोपाल है अपनी माँ के साथ अपनी पत्नी के सरकारी आवाज पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जैसे ही डोरबेल बजाता है तो अंदर से सुमन निकलती है जो कि अभी नींद में ही थी और उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो एकदम से सकपका जाती है। वह एकदम से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब उसकी इस बात को जैसे ही गोपाल और उसकी माँ सुनते हैं तो गोपाल की माँ कहती We है कि came तुम to माँ meet as बेटे a से mother हम and माँ बेटे son. मिलने आ गए। क्यों Why? हमने कोई गलत Did we do किया? something अब wrong? इस बात को सुनकर जो सुमन है वह एकदम से चुपचाप सी खड़ी What हो are you जाती all है। doing here? इसके बाद गोपाल उस घर के अंदर घुसता है और वह देखता है कि उसके कमरे के अंदर बेड के ऊपर एक नौजवान लड़का लेटा हुआ है और उनका जो बच्चा है वह दूसरे बेड पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद गोपाल को बड़ा गुस्सा आता है और वह एकदम से एक जोरदार छांटा अपनी पत्नी को जड़ देते हैं और जैसे ही सुमन के एक चांटा लगता है तो वह व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि कौन है ये बदतमीज जो यहाँ पर आकर तुझे छांटा मार रहा है। उस बात सुमन एकदम से उस व्यक्ति से कहती है कि यही तो है मेरा निकम्मा गवार पति। अब इस बात को जैसे गोपाल सुनता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के मारे उसका शरीर कंपन करने लगता है, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझा रखा था कि बेटा इस तरह से नहीं किया करते या पहला चांटा तो उसने ऐसे ही मार दिया था।